नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृंदाई पाठशाला में। आज हम संक्षेपण विषय पर चर्चा करेंगे। तो अपने विषय पर चर्चा करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए वृंदाई पाठशाला। तो आइए हम शुरू करते हैं। संक्षेपण संक्षेपण क्या है? जैसा कि इसको संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं हम। संक्षेपण से तात्पर्य है छोटा। किसी भी गद्यांश या पद्यांश के मूल पाठ या भावार्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए बिना उसे लगभग 1/3 शब्दों में लिखना सार लेखन या संक्षिप्तीकरण कहलाता है। जैसे यदि कोई भी गद्यांश है वो 12 लाइनों का है तो हमें उसको लगभग 4 लाइनों तक लिखना होता है। यह संक्षेप इस तरह से होना चाहिए कि उसकी मूल भावना किसी प्रकार से खंडित ना हो। संक्षेपण की आवश्यकता क्यों हुई? सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने यह उपस्थित होता है। तो आज का जो युग है वह बहुत ही व्यस्ततम युग है। आज किसी भी व्यक्ति के पास समय नहीं है कि वह विस्तृत विवरणों को पढ़े। इसके बजाय व्यक्ति जो है संक्षेपण को पसंद करते हैं। तो विस्तृत विवरणों के स्थान पर संक्षिप्त लेखन जीवन की आवश्यकता हो गई है। इसीलिए संक्षेपण लेखन की एक ऐसी शैली है जिसमें कम समय और श्रम में सारगर्भित साभिप्राय लेखन के साथ साथ अनावश्यक वर्णन से बचा जा सकता है। इसीलिए आज के युग में संक्षेपण की परम आवश्यकता हो गई है। अब संक्षिप्तीकरण किस प्रकार करना चाहिए, इससे संबंधित बहुत सारे नियम हैं। तो आइए हम इन नियमों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे संक्षिप्तीकरण जो है मूल अनुच्छेद के भावार्थ का स्वतः पूर्ण पाठ होता है, अर्थात जो मूल अनुच्छेद है उसका हमें भाव लेना चाहिए। तो हमें संक्षिप्तीकरण को पढ़ने के बाद मूल अनुच्छेद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उसका भाव ही है। संक्षिप्तीकरण जो है मूल पाठ का 1/3 होता है। इसीलिए पाठ की मौलिकता को खंडित किए बिना कम से कम शब्दों में लिखना, और वो भी इस प्रकार लिखें कि वह सारगर्भित हो और उसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को समेटा जा सके। जिस प्रकार गागर में सागर भरने की उक्ति है वह ही संक्षिप्तीकरण में सार्थक होती है कि एक छोटी सी गागर है उसमें सागर भर दिया जाए, अर्थात कम शब्दों के माध्यम से जो पूरा अनुच्छेद है उसके भावों को प्रकट कर दिया जाए। इसकी भाषा व सामासिकता के साथ साथ बहुत ही सरल होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, और उसमें किसी भी प्रकार की अलंकारिकता का स्थान नहीं होना चाहिए। किसी भी अनुच्छेद या पाठ का संक्षिप्त रूप उसका शीर्षक होता है। तो शीर्षक ऐसा हो जो कि पाठ का सार संकेतक हो, अर्थात जिससे पाठक उसके विभिन्न पक्षों का अनुमान कर सके, साथ ही साथ वह केंद्रीय भाव को प्रकट करने वाला हो, संक्षिप्त से संक्षिप्त हो तथा आकर्षक होना चाहिए। संक्षिप्तीकरण में हमें वाक्यों का ज्यों का त्यों नहीं लिखना होता है या ज्यों का त्यों दोहरान नहीं करना है, बल्कि उसे उसके क्रिया रूपों में यथोचित परिवर्तन करें, साथ ही साथ उसे सरल और सुबोध बनाकर लिखना चाहिए। संक्षिप्तीकरण को हम सार भी कह सकते हैं, सार संक्षेप कह सकते हैं, संक्षेप, सारांश या संक्षेपण कहा जाता है। अब संक्षेपण करने के तरीके को हम समझेंगे। सर्वप्रथम शीर्षक जितना छोटा हो उतना लिखना अनिवार्य है। दिए गए वक्तव्य का हमें सबसे पहले अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए, उसकी पूर्णतया जानकारी ले लेनी चाहिए, मूल भाव को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। उसमें जो भी गद्यांश के अंदर जो भी अनावश्यक शब्द है या जो भी ऐसे वाक्यांश है जिनका मूल विषय वस्तु से संबंध ना हो उन्हें हटा देना चाहिए। किंतु साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छूटने ना पाए। जैसे कि कोई उदाहरण है, कोई मुहावरे हैं, कोई अनावश्यक बातें हैं, उनका हमें सार संक्षेपण करते समय समावेश नहीं करना चाहिए। संक्षिप्तीकरण हेतु सदैव अपनी ओर से भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात गद्यांश की भाषा का वैसे का वैसा प्रयोग नहीं करना है। भाव उनके होने चाहिए और भाषा अपनी होनी चाहिए। वाक्यों को गिन लेना चाहिए। वाक्य जैसे कि 8 है तो हमें
2 लाइनों में, 3 लाइनों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी प्रकार के लोकोक्ति का, मुहावरों का और अलंकारों के प्रयोग से बचना चाहिए। संक्षिप्तीकरण को अंतिम रूप देने से पहले रेखांकित वाक्यांशों के आधार पर उसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। विषय वस्तु के बारे में हमें अनावश्यक अपनी ओर से कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। न तो व्यक्त विचारों का खंडन करना चाहिए, न ही अपनी ओर से कोई मौलिक विचार देने चाहिए, बल्कि जो विषय वस्तु है उसे उन्हीं भावों में प्रकट करना चाहिए। संक्षेपण हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाना चाहिए। जैसे कि यदि गद्यांश में मैं शब्द का प्रयोग हुआ है तो हमें मैं के स्थान पर वह का प्रयोग करना होगा। किसी भी वाक्यांश को जो का त्यों नहीं लिखना चाहिए। इसके साथ ही साथ भावों की पुनरावृत्ति से बचना होगा। जहां तक वाक्य खंड आ जाए तो उन वाक्य खंडों के लिए हमें एक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ना वाक्य बहुत अधिक लंबे होने चाहिए, बल्कि छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही भाषा में किसी प्रकार की साहित्यिकता, आलंकारिकता का प्रयोग ना करें। भाषा सरल, सुबोध और प्रभावपूर्ण हो। साथ ही साथ विचारों में भी क्रमबद्धता हो और तारतम्यता बनी रहे। अब इन्हें हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे कि हमें संक्षेपीकरण किस प्रकार करना चाहिए। जैसे एक गद्यांश है आपके सामने, पृथ्वी माता है, मैं उसका पुत्र हूं। यही स्वराज्य की भावना है। जब प्रत्येक व्यक्ति जिस पृथ्वी पर उसका जन्म हुआ है उसे अपनी मातृभूमि समझने लगता है तो उसका मन मातृभूमि से जुड़ जाता है। मातृभूमि उसके लिए देवता हो जाती है। उसके हृदय में जो भाव है वह मातृभूमि के हृदय से मिलते हैं। जीवन में चाहे जैसा अनुभव हो, वह मातृभूमि से द्रोह की बात नहीं सोचता। मातृभूमि के प्रति जब यह भाव दृढ़ होता है, वहीं से सच्ची राष्ट्रीय एकता का जन्म होता है। उस स्थिति में मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य की बात सोचते हैं। तो इस गद्यांश में हम देखते हैं कि पृथ्वी माता और हमें उसका पुत्र मानना है, और इस प्रकार मातृभूमि से जुड़ा हुआ ये पूरा गद्यांश हमारा है। तो हम इस गद्यांश का जो सार संक्षेपण है, सबसे पहले तो हम इसकी लाइन गिन लेते हैं कि कितनी लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 लाइनों का ये गद्यांश है। अब हमें इसे छोटा करना है, अर्थात हमें इसे 2-3 लाइन में लिखना है। तो आइए इसका संक्षिप्तीकरण हम देखें। इस प्रकार करेंगे कि जब व्यक्ति अपने मातृभूमि से मातृवत प्यार करता है तब राष्ट्रीयता का जन्म होता है। मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए वह कभी उसके प्रति कृतज्ञता का व्यवहार नहीं करता। तो देखिए, इन 3 लाइनों के अंदर हमने पूरे गद्यांश का निचोड़ ले लिया। तो इस प्रकार संक्षिप्तीकरण में क्या किया जाता है कि संपूर्ण गद्यांश को पढ़कर और उसका निचोड़ हमें संक्षिप्तीकरण के रूप में अपने शब्दों में लिखना होता है। देखिए, उदाहरण 2 देखते हैं हम। शरीर का खाद्य भोजनीय पदार्थ और मस्तिष्क का खाद्य साहित्य। अतः यदि हम अपने मस्तिष्क को निष्क्रिय और कालांतर में निर्जीव सा नहीं डालना चाहते तो हमें साहित्य का सतत सेवन करना चाहिए और उसमें नवीनता और पौष्टिकता लाने के लिए उसका उत्पादन भी करते रहना चाहिए। पर याद रखिए, विकृत भोजन से जैसे हमारा शरीर रुग्ण हो जाता है, बिगड़ जाता है, उसी तरह विकृत साहित्य से मस्तिष्क भी विकारग्रस्त होकर रोगी हो जाता है। मस्तिष्क बलवान और शक्ति संपन्न होना अच्छे साहित्य पर अवलंबित है। तो यहाँ पर शरीर का खाद्य पदार्थ, शरीर के लिए जो खाद्य पदार्थ का महत्व है, साथ ही साथ मस्तिष्क के लिए साहित्य का जो महत्व है, उन पर चर्चा करते हुए गद्यांश को बताया गया है। अब इसका संक्षेपीकरण हम प्रकार करेंगे। अच्छे साहित्य से क्या होगा? हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और बासी से क्या होगा? हमारा शरीर बीमार होगा। उसी प्रकार अच्छा साहित्य मानव के लिए लाभदायक है तो बुरा साहित्य हानिकारक भी है। साहित्य के महत्व को स्वीकार करते हुए सदैव अच्छे साहित्य का हमें अध्ययन करना चाहिए। तो हमने अपने लंबा चौड़ा जो गद्यांश था उसे मात्र 3 लाइनों में समेट दिया उसके मूल भावों के साथ। तो इसे कहते हैं गागर में सागर भरना। आइए कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण 3 देखते हैं हम।
संतोष निरोगता का लक्षण है और लोभ बीमारी का लक्षण है। जो मनुष्य खाते खाते संतुष्ट नहीं होता, उसे अधिक खिलाने की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए वैद्य की आवश्यकता होती है। ऐसे मनुष्यों को अधिक खिलाने की अपेक्षा उसके खाए हुए पदार्थों को वमन कराकर बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि अनावश्यक अथवा आवश्यकता से अधिक पदार्थ पेट में रहने से रोग हुए बिना नहीं रहता। इसी प्रकार जिसको संतोष नहीं, अर्थात जो लोग प्रतिदिन अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने के यत्न में रहते हैं, उनको अधिक देने की अपेक्षा उनसे कुछ लेना अच्छा है, क्योंकि जब कोई वस्तु कम हो जाती है तब मनुष्य बची हुई वस्तु से संतोष करता है। अतएव संतोष होने से उसे सुख मिलता है, संतोष न होने से भी सुख नहीं मिलता। किसी न किसी वस्तु की कमी बनी ही रहती है। लोभी मनुष्य को चाहे त्रिलोक की संपत्ति मिल जाए तो भी उसे और संपत्ति पाने की इच्छा बनी रहेगी। तो यहाँ संतोष का सच्चा सुख बताया है जीवन में, कि संतोष में जीवन का सच्चा सुख है और आनंद निहित है। असंतुष्ट व्यक्ति एक तरह का रुग्ण प्राणी है, जो हर क्षण लीन, तृष्णा, व्याकुलता आदि मानसिक बीमारियों का शिकार बना रहता है। वह त्रैलोक्य की संपदा पाकर भी सदैव अभाव का अनुभव करता है। अतः ऐसे व्यक्ति से देने की अपेक्षा कुछ ले लेना ही श्रेयस्कर है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। यदि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं तो तुम सफल ना होगे। क्या करोगे, इसको तुम्हें जानना आवश्यक है। उद्देश्यहीन मनुष्य बिना पतवार की नाव की तरह है। विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। बहुत लोग धन कमाना चाहते हैं और धन कमाना ही उनका उद्देश्य बन जाता है। कुछ लोग केवल आनंद चाहते हैं, कुछ लोग विद्या के लिए परेशान हैं, कुछ लोग केवल लड़ाई चाहते हैं। तुम्हारा उद्देश्य देश की सेवा करना होना चाहिए। तुम्हारा देश दरिद्र है, यहाँ के किसान सच्चे, सरल और पवित्र हैं। तुम्हें उन्हें योग्य और सफल किसान बनाने का उद्योग करना चाहिए। तो यहाँ पर मनुष्य के जीवन में उद्देश्यों के बारे में बताया। हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य जब होगा तभी वह सफल होगा। तो यहाँ पर लगभग 8-9 लाइनें हैं और इन्हें हम संक्षिप्तीकरण के द्वारा 3-4 लाइनों में बदल देंगे। तो संक्षिप्तीकरण देखिए, उद्देश्यहीन जीवन जीवन नहीं, वह तो पतवार विहीन नौका की तरह महत्वहीन होता है। भारत जैसे गरीब और पिछड़े देश में हर व्यक्ति का उद्देश्य देश सेवा होना चाहिए, इसमें हमारा कल्याण है। तो आपको आशा करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।